मॉर्निंग बच्चों, आप सब कैसे हो? पढ़ाई कर रहे हो ना बच्चों? रोज़ का रोज़ पढ़ाई करोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा है। अचानक से पढ़ाई आ जाएगी तो मज़ा आएगा क्या? जितना भी मैं कराती हूँ सारे दिन में खाली एक बार सुन लो, इतना तो काम कर सकते हो। फिर जो सुनाती हूँ वही का वही सारी चीज़ आपकी इधर किताब में लिखी हुई है। जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको गोबर गैस प्लांट, बायोगैस प्लांट बताया था ना, उसका भी चित्र दिया हुआ है। ठीक है, तो हर एक चीज़ किताब में दी हुई है, आपको कहीं और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हम कर रहे हैं 14वां लेसन। ठीक है, उसमें ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत। पारंपरिक का मतलब हम वर्षों से जिस ऊर्जा का उपयोग करते आ रहे हैं उसे हम कहते हैं पारंपरिक। ठीक है, तो उसमें हमने जीवाश्म ईंधन सीख लिया, तापीय विद्युत संयंत्र सीख लिया, जल विद्युत संयंत्र सीख लिया, और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बायोमास के बारे में भी समझा दिया बच्चों। बाकी अभी आखिरी क्या रह गया? पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा नाम से ही जाहिर होता है, पवन में से मिलने वाली ऊर्जा। आप जानते हो कि हमारा पूरा जो विश्व है उसमें 75% भाग किसका आया हुआ है? पानी आया हुआ है। आप कह दो पृथ्वी का 75% भाग पानी है, 25% भाग जमीन है। अब पानी है तो समुद्र भी बहुत सारे हैं, तो समुद्र के आसपास बहुत सारी हवा लगती है, तो पवने का निर्माण होता है। अभी इन्हीं पवनों का उपयोग किस तरह से करना है? पवनों की गतिज ऊर्जा का उपयोग करना है। तो वर्षों से हम पवनों की गतिज ऊर्जा का उपयोग करते आ रहे हैं, उसकी वजह से पवन चक्की का निर्माण हुआ। आप जानते हो पवन चक्की, कभी आप मांडवी गए हो? जाते हो ना, कोई भी समुद्री इलाका है वहाँ पर ये पवन चक्कियाँ होती हैं। ये पवन चक्कियाँ एक नहीं लगी होती, बहुत सारी लगी होती है, क्योंकि एक में से जो ऊर्जा मिलेगी वो बहुत ही कम होगी, क्योंकि उसकी लागत बहुत ज़्यादा है, खर्चीला है। तो एक लगाने का कोई मतलब नहीं है, अनगिनत लगाई जाती है। आखिर समुद्री इलाके में ही क्यों लगाया जाता है? क्यों? क्योंकि वहाँ पर पवन ज़्यादा गति से बह रही है। अभी यहाँ पर भी हवा बह रही है लेकिन इतनी गति से नहीं बह रही है। तो जहाँ पर ज़्यादा गति से हवा बहती है उसी ही इलाके में पवन चक्कियाँ लगाई जाती हैं। तो बच्चों ये आज से नहीं लगाई गई है, वर्षों से लगाई गई है, लेकिन तब उसका क्या उपयोग होता था? तो पहले समझ लें, पवन ऊर्जा यानी पवन में से मिलने वाली ऊर्जा। तो वर्षों से पवनों की गतिज ऊर्जा का उपयोग यांत्रिक ऊर्जा में था। यांत्रिक ऊर्जा का मतलब यंत्र चलाने के लिए, जैसे आपकी जो पानी की मोटर है वो चलाने के लिए, या कुएं में से पानी खींचने के लिए। तो उनका उपयोग बस इतना ही था। उनको ये नहीं पता था कि जैसे पानी में से विद्युत पैदा की जाती है तो उसी ही तरह से पवनों की गतिज ऊर्जा में से बिजली पैदा कर सकते हैं। ये अभी पता चला। तो पहले इसका उपयोग कैसे होता था? तो पवन चक्की के द्वारा जल पंप, पानी को ऊपर उठाने वाला पंप, हमारे घर भी जो है, आपके घर भी है ना, मोटर है, जल पंप पानी को नीचे से ऊपर उठाने के लिए, तो इसमें पवन चक्की का उपयोग किया जाता है। मतलब उसमें से जो भी बिजली पैदा होती है फिर इसका उपयोग जल पंप में किया जाता है, यानी यंत्र चलाने के लिए। ठीक है, तो पवन चक्की का दूसरा उपयोग कुओं में से जल निकालने के लिए होता था। लेकिन धीरे धीरे लोगों को ये समझ आ गई कि इसका उपयोग हम बिजली पैदा करने के लिए भी कर सकते हैं। किसका उपयोग? पवनों की गतिज ऊर्जा का। तो पवनों में कौन सी ऊर्जा है? हवा बह रही है, लेकिन उसमें कौन सी ऊर्जा है? गतिज ऊर्जा। तो उस गतिज ऊर्जा का उपयोग करके हमने इसका क्या उत्पन्न कर रहे हैं? बिजली उत्पन्न करना। क्योंकि बच्चों आप जानते हो कि कोई भी चीज़ है, आपके घर में अनगिनत चीज़ें हैं, ट्यूबलाइट है,
फैन है, एसी है, विद्युत के जो साधन हैं सब किसकी मदद से चलते हैं? सब चल रहे हैं विद्युत ऊर्जा की मदद से। तो हम काफी मात्रा में विद्युत ऊर्जा, जल ऊर्जा का उपयोग करके करते हैं, लेकिन पवन ऊर्जा का भी उपयोग हम करते हैं पवन चक्कियों का निर्माण करके। अब ये कैसे पैदा की जाती है वो देखो। पवन ऊर्जा फॉर्म, पवन ऊर्जा फॉर्म का मतलब क्या? सिर्फ एक चक्की नहीं, एक पवन चक्की से आपको उतनी ऊर्जा नहीं मिलेगी। आपको समुद्री इलाके में, जहाँ पर समुद्री विस्तार है, वहाँ पर बहुत सारी मात्रा में पवन चक्कियों का निर्माण करना पड़ेगा। तो ये सब जहाँ पर बहुत सारी पवन चक्कियाँ होती हैं उसको हम कहते हैं पवन ऊर्जा फॉर्म, या उसको कहते हैं विंड फॉर्म, विंड पवन ऊर्जा फॉर्म। ठीक है, तो आखिर होता क्या है? अब देखो, जैसे ये पवन चक्की है, उसका आपको कार्य समझाना नहीं है। ये पवन चक्की है, इसके जो पंखे हैं उसको हम रोटर कहते हैं। अब ये जो फिर जब बहुत तेजी से हवा बहती है 15 किलोमीटर प्रति घंटा या उधर से ज़्यादा, तो ये रोटर गति करने लगते हैं। गति करने की वजह से इसमें से जो ऊर्जा पैदा होती है वो टरबाइन जो जनरेटर के साथ जुड़ा होता है उधर जाती है, उसमें से बिजली बनती है, फिर वो पावर स्टेशन में जाता है और पावर स्टेशन के द्वारा आपके घरों में आता है। उद्देश्य एक ही है, टरबाइन का घूमना। अब टरबाइन किस वजह से घूमेगा? टरबाइन घूमेगा जब ये विद्युत चक्की के, पवन चक्की के ये रोटर घूमेंगे। ये रोटर घूमेंगे, ये रोटर कब घूमते हैं? जब तेजी से हवा बहती है। तो ये बिजली कब पैदा कर सकते हैं? जब बहुत तेजी से हवा बहती है। ठीक है, तो फिर से मैं बता रही हूँ, पवन चक्की की घूर्णी गति, घूर्ण गति मतलब गोल 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 घूमता है रोटर तेजी से। घूर्ण जैसे पंखा कैसे घूम रहा है, एक ही दूरी पर घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है? घूम रहा है ना जैसे, तो वैसे ही उसकी वजह से विद्युत जनरेटर के जो टरबाइन होता है वो घूमता है। टरबाइन किस वजह से घूमता है? उसमें पवन लगती है, पवन की वजह से रोटर घूमते हैं, रोटर की वजह से टरबाइन घूमता है, टरबाइन घूमने की वजह से बिजली पैदा होती है और वो कहाँ पर इकट्ठी होती है? जनरेटर में, फिर जनरेटर के द्वारा पावर स्टेशन में और पावर स्टेशन के द्वारा आपके घरों में। तो डेनमार्क को पवनों का देश कहा जाता है क्योंकि डेनमार्क में 25% जितनी विद्युत ऊर्जा पवन ऊर्जा का उपयोग करके पैदा की जाती है, जबकि हमारे भारत देश में बहुत ही कम मात्रा में, हमारा भारत देश पवनों से ऊर्जा प्राप्त करने में, पवनों से विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने में 5वां स्थान है उसका। ठीक है, तो हमारे इंडिया में कहाँ पर आए हुए हैं? हर जगह आए हुए हैं, पर ज़्यादा मात्रा में कहाँ से हमको मिलती है? तमिलनाडु में, कन्याकुमारी के नज़दीक बहुत सारी पवन चक्कियाँ आई हुई है, आपके मांडवी में भी आई हुई है, वहाँ से भी पैदा की जाती है। हर जहाँ भी आपको समुद्री विस्तार दिखेगा वहाँ पर विंड फार्म स्थापित किए गए हैं। उद्देश्य विद्युत प्राप्त करना, विद्युत ऊर्जा प्राप्त करना। ठीक है, तो ये सब तो हमने पढ़ लिया कि हमको बिजली मिल रही है, हमारा जल पंप चल रहा है, कुएं में से पानी निकाल सकते हैं। तो हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, लाभ भी होता है तो नुकसान भी होता है। अब इसकी सीमाएं क्या है, क्योंकि ये प्रश्न हर बार पूछा जाता है। पवन ऊर्जा की सीमाएं, पवन ऊर्जा की सीमा या नुकसान। सीमा का मतलब है क्या मर्यादा है, क्या नुकसान है। हम इनका उपयोग तो कर रहे हैं, पर साथ साथ लाभ के साथ साथ कुछ हानियां हैं। अब आखिर कौन सी हानियां हैं? तो ये पवन चक्कियां कहाँ लगाई जाती हैं? पवन चक्कियां वहां पर ही लगाई जाती हैं जहां पर हवा ज़्यादा होगी। जहां पर ज़्यादा हवा होगी वहां पर ही हम सिर्फ पवन चक्की का या विंड फार्म का, पवन ऊर्जा फार्म का निर्माण कर सकते हैं। दूसरा, यह बहुत खर्चीला है।
तीसरा, इसके रखरखाव की बहुत आवश्यकता है। जैसे आपके घर के पंखे खराब हो जाते हैं, आप उनको साफ करते हो, तो वैसे ही जो पवन चक्कियाँ हैं, उनके जो ये रोटर है, बहुत हवा बहती है, बरसात होती है, तो उनके सफाई की रखरखाव का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। इससे नो डाउट बहुत सारी ऊर्जा मिल रही है, लेकिन इसका रखरखाव करना भी आवश्यक है और इसका आरंभिक खर्चा बहुत ज़्यादा है। और टरबाइन को घुमाने के लिए जो गति होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भी अधिक। अब इतनी हवा बहेगी तब ही ये पवन चक्कियां घूमती हैं, नहीं तो नहीं घूमती। तो ज़्यादा हवा बहने की वजह से तब इतनी हर जगह इतनी हवा नहीं होती है, तो जहाँ ज़्यादा इतनी हवा होगी, इतनी गति होगी, पवन ऊर्जा तब गतिज ऊर्जा में से हम विद्युत ऊर्जा को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये कुछ मर्यादा थी, मैं पढ़ के फिर से सुना रही हूँ। जहाँ पवन चलती है वहाँ ही पवन ऊर्जा फॉर्म स्थापित कर सकते हैं। हर जगह आप पवन चक्कियाँ नहीं बना सकते हो। पवन चक्कियाँ नहीं कहूँ तो विंड फॉर्म, हर जगह आपको ये विंड फॉर्म नहीं मिलेगी, पर जहाँ पर बहुत ही मात्रा में स्पीड कितनी होनी चाहिए? 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भी अधिक। तो टरबाइन को घुमाने के लिए पवन की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा से भी अधिक होनी चाहिए, तब जाकर ये टरबाइन घूमता है। रोटर घूमते हैं, रोटर के साथ कौन जुड़ा होता है? टरबाइन, तब जाके घूमता है। और विशाल भूखंड की आवश्यकता, मतलब बहुत सारी जमीन चाहिए। क्या बनाने के लिए? पवन ऊर्जा फॉर्म बनाने के लिए हमें बहुत सारी जमीन की आवश्यकता है, बहुत सारी हवा की आवश्यकता है, और इसका आरंभिक खर्चा ज़्यादा होता है। तो 1 मेगावाट जितनी ऊर्जा जनरेटर में जनरेट करने के लिए हमें कितनी भूमि चाहिए? 2 हेक्टर भूमि, खाली 1 मेगावाट के लिए 2 हेक्टर भूमि चाहिए। तो आरंभिक लागत बहुत अधिक है। हर चीज़ का आरंभिक खर्च ज़्यादा होता है, पर खर्च तो हो रहा है, लेकिन इसके साथ साथ रखरखाव भी रखना है, मेंटेनेंस भी करना है, क्योंकि इसके हवा बहने की वजह से, ज़्यादा बरसात की वजह से इसके रोटर खराब हो सकते हैं, रोटर टेढ़े मेढ़े भी हो जाते हैं, तो वो चेंज करने पड़ते हैं, तो वो थोड़ी ध्यान देना पड़ता है। आप जैसे अपने घर में एसी लाते हो, तो एसी लाना तो आसान है, लेकिन उसका मेंटेनेंस करना भी बहुत मुश्किल है। तो उसी तरह से चीज़ें आ तो जाती है, लेकिन उसका रखरखाव करना भी बहुत ज़रूरी है बच्चों। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज मैंने ये पूरा टॉपिक पढ़ा दिया, ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत, इसके बारे में आपको समझा दिया। ठीक है बच्चों, तो पढ़ते रहना, और जितने भी मैं पढ़ा रही हूँ सुनते रहना, होमवर्क करते रहना।